हेलो फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है आप लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे और बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और बिल्कुल सही देखा है आपने। बिल्कुल 41 मिनट में आपको मैं टेंस की पूरी 48 कैटेगरीज कंप्लीट करवाने वाला हूँ, बिल्कुल याद करवाने वाला हूँ। सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो में अपना 100% दें, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को कैटेगराइज किया है, इंडेफिनेट कंटिन्यूस वगैरह में। मैंने यहाँ पे इंडेफिनेट और कंटिन्यूस को मेन कैटेगरी मानकर उनमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को कैटेगराइज किया है। और लास्ट में एक और जो है वो बड़ा ही आपको शानदार लगने वाला है। मैंने सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समराइज़ करके बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस लास्ट तक देखना है वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ टेंस, ये तीन जो बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे में टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमें ये चीज़ें ही बताना होगा कि टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसलिए हमें कम से कम ये चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ टेंस, टेंस है एक्चुअली बेसिकली एक्शन का काल, यानी कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, क्या वो हो चुकी है या वो हो रही है या फिर वो होने वाली है, इस काल का पता हमें कैसे चलेगा, टेंस से, ठीक है। तो बेसिकली जो टेंस है उसे हम ये कह सकते हैं कि टाइम जोन को शो करने के लिए हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने अभी तक बचपन से पढ़ी होगी। जब भी हम टेंस का जिक्र करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बीच में आ ही जाती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो, उसका काम क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को ठिकाने लगाने के काम में आती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया रन, ठीक है। अभी रन मीन्स क्या, रन मीन्स तो ये हो गया ना कि एक कोई एक्शन है। रन तो क्या है, एक एक्शन है, भागना। अब ये एक्शन क्या ये किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ये अकेला में लिख दो तो काफ़ी है क्या, नहीं है काफ़ी। क्यों, इसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया इज़ रनिंग, या मैं बोलूँ वॉज रनिंग, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इस एक्शन को कंप्लीट कर रही है, मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जो टेंस है, टेंस में सबसे मेन रोल, या फिर यूँ कहें टेंस की जड़ें जहाँ से निकलती है ना, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी सारी की सारी कंप्लीट है और बहुत अच्छे से कंप्लीट है, अगर हमारी टिप्स पे ये जो 12 टेंस है हमारे पास, इनकी अगर हेल्पिंग वर्ब्स हमारे टिप्स पे है तो फिर हम किसी भी टेंस को बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आर दी मेन रूट्स ऑफ टेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है ना अच्छे से, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम 10-12% तो टेंस हमारा कंप्लीट है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वह आम खाता है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है टेंस का, या यूँ कहें कि हिंदी का है ना। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप सभी को पता होगा। सब्जेक्ट मतलब होता है द डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो भी डूअर है वही यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद खाता है, क्या है, खाता है इज़ द मेन वर्ब, यानी कि वर्ब कह सकते हैं। और ये जो आम है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हिंदी में जो है हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन ये हमारे इंग्लिश में भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है इंग्लिश के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जितने भी टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, वहाँ पे हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर हर टेंस में काम आएगा। और हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही सही। अब हम हर एक टेंस के लिए एक अलग फॉर्मूला नहीं याद रखने वाले यहाँ पे, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या ऐसा कुछ हम बार बार याद नहीं रखेंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये तो अपनी जगह है ही सही। कोई सा भी टेंस हुआ, उसकी कोई सी भी कैटेगरी हमने पकड़ी, ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम मान के चल रहे हैं कि ये तो
फिक्स है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सा और याद रखना है हमें, सिर्फ ये जो वर्ब है इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज के 3 क्वेश्चंस थे, टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इतना हमारा कंप्लीट है। तो हम टेंस शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमारा आ गया है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस मतलब आप सभी को पता है कंटिन्यूस 3 तरह के हैं, वही हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अब कंटिन्यूस में ये तीनों कैटेगरी आ जाएगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमने अभी तक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कैटेगराइज किया है कि इनमें हम 4 कैटेगरी पढ़ते हैं हमने, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अलग किया है। मैंने क्या किया है, इन चारों को, जो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन्हीं को मैंने मेन टॉपिक देके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि कंटिन्यूस में हम आएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट। इसकी खासियत ये होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह का कोई सेंटेंस अगर हमें बनाना है या हम ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट में कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रही है या हम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स निभाती है पूरे टेंस में, शुरू से लेकर एंड तक, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो और उनकी कोई सी भी कैटेगरी हो, सबसे मेन रोल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स निभाती है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर के लिए इज़ है, प्लूरल के लिए आर है और एम जो है वो स्पेशल है आई के लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेंटेंस क्रिएशन पे, कैसे बनाएंगे। वह आम खा रहा है, प्रेजेंट का टेंस है, कंटिन्यूस का टेंस है। और बेसिक स्ट्रक्चर हम शुरू से दिमाग में लेके चल रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही के लिए सब्जेक्ट, वह के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, ये जो वर्ब है इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर मेन वर्ब आएगी। और अगर यहाँ पे देखें तो ही के साथ में क्या आना चाहिए, इज़, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। तो ही इज़ खा रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि ईटिंग, ही इज़ ईटिंग। और आम खा रहा है मीन्स यहाँ पे मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स इट। प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म है। सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा, ही की जगह पे दे आ जाएगा तो आर आ जाएगा, आई आ जाएगा तो एम आ जाएगा, इतना ही है। बाकी जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और बाकी हमारा सेम चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस पे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंटिन्यूसली काम हो रहा था, वो भी पास्ट में। जैसे कि हम खेल रहे थे, वह रो रहा था, वे नाच रहे थे, वह दौड़ रही थी, ऐसा कुछ, ठीक है। सबसे मेन इसमें भी वही हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम है, वाज और वेयर, ये दोनों हमें याद रखने हैं। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर, ठीक है। और इसकी वही पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। सेंटेंस पे आ जाते हैं, वे आम खा रहे थे। ज़्यादा नहीं सोचना है, वही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट आपको पता है, वे को इंग्लिश में हम दे बोलते हैं, ठीक है। दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेयर, और पास में चल रहा है इसलिए हम दोनों, इन दोनों में से ले रहे हैं, ठीक है। तो दे के साथ में आ जाएगा वेयर, दे, वेयर। उसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, दे वेयर ईटिंग मैंगो, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस खत्म। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारे जनरली भी और डेली लाइफ में बहुत कम ही यूज़ पड़ता है इसका, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ तो लेते हैं, काम तो आएगा कहीं ना कहीं। मान लो दिन भर में एक सेंटेंस भी इसका बनाने को अगर ज़रूरत हमें आ गई तो हमें पता तो होना चाहिए ना। इसलिए विल बी और शेल बी इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब्स है। और आपको मैं एक आइडिया के लिए बता दूं कि ये जो शेल बी है ये सिर्फ एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा होता नहीं है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई और वी के साथ में हम शेल भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो विल भी है ये बाकी सबके साथ में आएगा। पर होता क्या है कि आई और वी के साथ में भी हम विल भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई और वी के साथ अगर हमने शेल भी नहीं लगाया तो हम गलत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो विल है ना, ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ हो जाता है। विल एंड विल बी बोथ कैन बी यूज विद एनी सब्जेक्ट्स। कोई भी सब्जेक्ट हो हम विल बी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब बात ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की आ जाती है कि हमें ग्रामेटिकली करेक्ट ही करना है, तब हम ऐसा कुछ करते हैं कि आई और वी के साथ में शेल लगा दें। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन मिल गया और वहाँ पे हमारे फर्स्ट में सब्जेक्ट उसने आई दे दिया, डैश यहाँ पे लिख देते कि ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन मिला, आई डैश ईट फूड, ठीक है। और ब्रैकेट में उसने विल और शेल ही दे दिया,
विल और शेल। अब इस जगह पे हमें अगर करेक्टली लगाना है तो फिर हम आई के साथ में शेल लगा देंगे, है ना। तो ये यूज़ है कि ग्रामेटिकली अगर हम कर रहे हैं तो ये आने चाहिए, बाकी विल यूनिवर्सल है ना। तो हम अभी के लिए ठीक है, हम ग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं इनके साथ में शेल को यूज़, क्या दिक्कत है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में। हम आम खा रहे होंगे, हम के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे वी। ओके, वी के साथ में शेल, वी शेल बी। विल बी और शेल बी फ्यूचर की कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो वी शेल बी हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। वी शेल बी ईटिंग, क्या खा रहे होंगे, मैंगो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस करेक्ट। इस तरीके से हमने कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी, इज, एम, आर। स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है। वह आम खा रहा है, ही, उसके बाद में इज आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है और प्रेजेंट है, ही इज़ ईटिंग मैंगो। उसके बाद में वे आम खा रहे थे, पास्ट की बात हो रही है, और दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आता है, इसलिए हमने लगा दिया दे वेयर ईटिंग मैंगो। और फ्यूचर की बात करें तो वी शेल बी ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंटिन्यूस टेंस खत्म है। इसकी जो सब कैटेगरीज होती है वो हम एंड में पढ़ लेंगे, पूरा एक साथ फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो हमारा टेंस है उसका कंटिन्यूस खत्म है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, तीनों कंटिन्यूस खत्म है। अगर आप सिर्फ 3, 2, 5 और ये 2, 7, ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स अगर याद रख लेते हैं तो आपका पूरा टेंस यहाँ पे खत्म है। चाहे तो आप 1-2 सेंटेंसेस यहाँ पे बना के भी देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ये बना के ट्राई कीजिए। उसके बाद में वे रो रहे थे, ये ट्राई कीजिए, और इसका भी एक सेंटेंस बना के खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंटिन्यूस खत्म होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा आता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को फिर से हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। हमने टेंस को कैटेगरी में नहीं बांटा, हमने कैटेगरीज को लेके हमने सब कैटेगरीज को पकड़ के मेन कैटेगरीज में बांट रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये तरीका थोड़ा सा अलग है। इंडेफिनेट पे आते हैं हम। इंडेफिनेट में वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तरीके के इंडेफिनेट हैं हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान यही है, जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ताहे, तीहे, तेहे। ठीक है, इसका अगर हमें बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो हमेशा रहने वाला है। यहाँ पे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जब वर्ब की बारी आएगी तो, और फिर मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल है तो डू, दैट्स इट। इस तरीके से जैसे हम इसका कोई सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ताहे, तीहे, तेहे, जो काम हम डेली करते हैं। ठीक है, या डेली रूटीन्स को दिखाने के लिए, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज, इन दोनों में से कुछ आएगा, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह आम खाता है, इसके लिए हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी लगता। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब एस या ईएस लगता है, ठीक है, वरना नहीं लगता। तो देखिए, वह आम खाता है, सब्जेक्ट यहाँ हमारे पास ही है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना मीन्स ईट, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा तो ही ईट्स मैंगो। ठीक है, ये हो गया हमारा ही ईट्स मैंगो। वहीं अगर हम कहें कि वे आम खाते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे दे, उसके साथ में ईट आ जाएगा, दे ईट मैंगो। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर तो इसका सेम है, और इस तरीके से हमने सेम टू सेम बना दिया है। लेकिन आप लोगों के मन में डाउट ये आया होगा कि अगर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज होती है तो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखी, हम तो डायरेक्टली मेन वर्ब रख दी। ठीक है, तो इसमें एक फंडा ये है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो ईट्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और इसमें भी ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, किस तरीके से देखिए, ये जो ईट है, जितनी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती है ना, तो जो फर्स्ट फॉर्म है ईट, ये ईट का ईट्स बना कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं डज ईट में जोड़ता हूँ, डज प्लस ईट, इस तरीके से मेरे पास क्या बनता है, ईट्स बनता है। ठीक है, जैसे मैं डू प्लस ईट, तब मेरे पास ईट बनता है। यानी कि ये डज प्लस ईट है, ये जो मैंने इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाई थी, ही डज ईट में, वो तब जाके मेरे पास ईट्स बना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है इसको मैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ही, उसके बाद में सिंगुलर है इसलिए डज,
उसके बाद में ईट मेन वर्ब, मेन वर्ब के उसके बाद हम कोई फॉर्म नहीं लगा सकते। जब हम हेल्पिंग वर्ब को साइड में निकाल देते हैं तो फिर मेन वर्ब अकेली रह जाती है, ठीक है। तो ही डज ईट मैंगो, ठीक है, हमने ये सेंटेंस बना दिया। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जब डज और ईट दोनों जुड़ते हैं तो ईट बन जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, ही ईट्स मैंगो। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो डू और डज का डिफरेंस आप याद रखना। उस तरीके से अगर मैं कुछ बनाता हूँ प्लूरल के साथ कि दे डू ईट मैंगो, ओके, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब ये डू प्लस ईट दोनों जुड़ते हैं तो बन जाता है दे ईट मैंगो। ओके, तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट पे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस जो हमने अभी तक पढ़ा ना, था, थी, थे, यानी कि वे कुछ काम करते थे, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पास्ट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस होता है ना, वो एक्चुअली बनता है पास्ट में किसी इवेंट को सिंगल टाइम दिखाने के, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैं गया, मैं उड़ा, मैं तेरा, वह दौड़ी, उसने किया कुछ, ऐसा। तो जो पास्ट इंडेफिनेट के जो सेंटेंस है ना, उनमें सब में होता है सिंगल टाइम इवेंट, ना कि वो जो हमने अभी तक था, थी ना, उनके लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंगल टाइम इवेंट जो हमने पास्ट में की है ना, मैं दौड़ा, मैंने खाया, मैं गया, मैं रोया, सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या उसका एक सेंटेंस बनाए कि उसने आम खाया, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर, ही, ठीक है। उसके बाद में वर्ब आ जाएगी सेकेंड फॉर्म डिड, या हम अभी डिड को ना यूज़ करके डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना बनाया पड़ा हुआ है उसको यूज़ करें तो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ही एट मैंगो, ठीक है। अभी फिर से वही बात कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हमने मेन वर्ब से पहले उसे यूज़ क्यों नहीं किया, तो इसका भी यहाँ पर सेम फंडा आ जाता है। ये भी आप लोग याद रखें कि जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स होती है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये जो ईट है उसके बाद में एट आया और उसके बाद में ईटन आता है, ठीक है। तो जितनी भी सेकेंड फॉर्म्स होती है ना, इन सब में डिड ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि डिड का मतलब क्या, डू, डिड, डन, ठीक है। तो डिड मतलब कुछ काम किया, और डिड अगर हम मेन वर्ब से पहले जोड़ते तो इसका मतलब वो काम किया गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इसे बनाऊँ तो क्या बन सकता है, देखिए, ही हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद मेन वर्ब अकेली ही डिड ईट मैंगो, ठीक है, ये है। अब देखिए हमने क्या देखा, जब ये डिड और ईट दोनों जुड़ते हैं तब क्या बनता है, एट, यानी कि हमने डायरेक्टली बोल दिया ही एट मैंगो, ठीक है। डिड प्लस ईट जब जुड़ेंगे तब एट बनेगा। ये बात चाहे तो आप लोग साइड में लिख लीजिए, डिड प्लस ईट इक्वल्स एट, ओके। इसलिए इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं ना, हम क्या देखते हैं जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब आ कहाँ से रही है, इसी में से तो निकल के आ रही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे स्पेशली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट पे। वही इंडेफिनेट मतलब सिंपल सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर में कुछ काम होगा, जैसे कि वह खाएगा, वह दौड़ेगा, मैं जाऊंगा, वे रोएंगे, ये सब, ठीक है। इसका भी बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल या शेल यूज़ होगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं शेल जो है वो आई और वी के साथ में स्पेशल होता है। उसके बाद में विल जो है वो बाकी सभी के साथ में हो जाता है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आई और वी के साथ में भी हम विल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है, बस ये है कि ग्रामेटिकली जब हम यूज़ करेंगे ना, तब हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में शेल लगाएंगे, बाकी जनरली हम स्पीकिंग में या लैंग्वेज में बोल देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की रूट फॉर्म। रूट फॉर्म आप सभी जानते होंगे, जैसे मैंने बोला ईट, एट, ईटन, ईट के साथ में ईट्स भी आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये सब निकले कहाँ से हैं, ईट में से है, तो ईट इनकी बेस फॉर्म है, इसे हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। हम आम खाएंगे, वही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम ध्यान में रखेंगे। हम के लिए आ जाएगा यहाँ पर वी। फ्यूचर की बात हो रही है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे विल, क्योंकि सॉरी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे शेल, क्योंकि आई और वी के साथ में शेल आता है ना, तो वी शेल। उसके बाद में क्या है, वर्ब की रूट फॉर्म, वी शेल ईट मैंगो, ओके। और इसकी एक बात और हमें याद रखनी है जो कि बहुत सिंपल है, और इसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है कि फ्यूचर इंडेफिनेट में जितनी भी वर्ब्स यूज़ होगी वो रूट फॉर्म में ही यूज़ होगी, क्योंकि इससे पहले हमें या तो विल लगाना पड़ेगा या शेल लगाना पड़ेगा। और विल शेल की खासियत है कि इनके साथ में हम कभी भी वर्ब की कोई और फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जब हम विल या शेल लगा देते हैं तो फिर हमें रूट फॉर्म ही रखनी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंडेफिनेट कंप्लीट है। इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है। हमने टेंस को कैटेगराइज नहीं किया है, हमने टेंस को खुद कैटेगरी में रख के इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, इन सबको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट रहेगा कि फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा इंडेफिनेट कंप्लीट है तीनों टेंसेज का।
प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में, पास्ट का बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको ध्यान रखना इतना है कि ये जो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं इसमें डिड शामिल है। तो अगर आप इसके बाद में हम कभी इंटरोगेटिव या नेगेटिव पढ़ेंगे ना, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम डिड बाहर निकाल रहे हैं वो आखिर निकल कैसे रहा है ना। हम ऐसे नहीं निकाल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कहीं से उठा के रख दिया। जब हम पढ़ रहे हैं कि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो है, अब उसे हमने यूज़ किस तरीके से किया है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो ईट था इसमें हमने डिड मिलाया, तब जाके ये एट बना, ठीक है। इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, ही डिड ईट मैंगो, ठीक है। इस तरीके से ही एट मैंगो बना। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस मेन वर्ब की रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम फ्यूचर का भी कोई भी टेंस बना सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मीन्स जैसा कि हमने शुरू से ही पढ़ा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कोई काम जस्ट हुआ है, अभी अभी कोई काम हो चुका है, कोई एक्शन परफॉर्म हो चुका है, बस अब हम उसे ट्रांसलेट करें, ठीक है। चुका है, चुकी है, या चुका था, या चुका होगा, ठीक है। प्रेजेंट से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वह खाना खा चुका है, खाना खा चुकी है, खाना खा चुके हैं, यानी कोई भी इवेंट जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। यानी कि प्रेजेंट में ही शुरू हुआ, वह खाना खा चुका है, और प्रेजेंट में ही खत्म हो गया। अभी उसने शुरू किया था थोड़ी देर पहले और अभी खत्म हो चुका है। अभी का मतलब अभी नहीं, हो सकता है उसने पास्ट में शुरू किया हो लेकिन खत्म अभी हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या? परफेक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीट, यानी कोई काम कंप्लीटली हो चुका है, इसलिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स याद रखनी है ना, वर्ड्स याद रखने हैं कि आखिर जैसे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस का मतलब कोई काम कंप्लीटली हो चुका है, परफेक्ट तरीके से हो चुका है, इसलिए हम इसे परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं। और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव, दैट्स इट। स्ट्रक्चर इसका रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब वही, या तो हैज़ या हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, यानी कि वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी इसमें फिक्स, और बाद में ऑब्जेक्ट। इसकी एक खासियत और है, परफेक्ट टेंस में हमेशा चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ये बात याद रखना, कारण क्योंकि इसमें हमें कहीं ना कहीं देखिए आप हैज़, हैव, हैड, हैव लगाना पड़ रहा है, और हैज़, हैव, हैड की खासियत है, कभी भी ये किसी और फॉर्म के साथ जाना प्रीफर नहीं करते। इन तीनों की खासियत है, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही अपने साथ लेते हैं। चाहे हम जैसे आगे चलकर अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे या फिर हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्म से हम सभी में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और वहाँ पे मैक्सिमम हैज़, हैव का यूज़ होगा। तो हैज़, हैव, हैड की एक खासियत ये भी आप याद रखें कि इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है वैसे, लेकिन वही रहता है, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं सेंटेंस पे। वह खाना खा चुका है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से कुछ आएगी। ही इज ए सिंगुलर, सो यहाँ पे ही हैज़। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। ही हैज़ ईटन, क्या खाना खा चुका है? फूड खा चुका है, खाना खा चुका है। ही हैज़ ईटन फूड। एक और सेंटेंस लेते हैं, प्लूरल के साथ बना के देख लेते हैं। वे खाना खा चुके हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, दे हैव ईटन और फूड, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट। वही बात है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीटली कोई काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब हो चुका था। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो हो चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। हो चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। वही इसकी एक और खासियत है, और इसमें हमारा थोड़ा सा और काम इजी हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी, क्योंकि हैज़ और हैव स्पेशली प्रेजेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो हेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे पास्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो बना लेते हैं, वह खाना खा चुका था, ठीक है। सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा ही, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चल रहे हैं। ही हैड ईटन फूड, ठीक है। प्लूरल के साथ बना लेते हैं, हम खाना खा चुके थे। वी हैड ईटन फूड, ठीक है। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम लोग पास्ट का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें एक बात और है, अगर हम इस तरीके से इन्हें याद ना रखें, अभी मैंने बताया है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन इन वर्ड्स पे हम ना जाएं,
ठीक है, कि अगर मुझे ऐसा कुछ बोलना है कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा चुका था, या कहीं पर मुझे सेंटेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं खाना खा चुका था, और मैं उसको फिर सोच रहा हूँ इस तरीके से कि यहाँ पे हैज़ हैव लगा दूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन मान लो मेरे मन में गलती से ये आ गया कि मैंने खाना खा लिया है या उसने खाना खा लिया है, ठीक है, तो जो लिया है, खा लिया है या खा लिया था, ये सब भी परफेक्ट में ही है। भाई हमारा सेंस क्या कहता है, इसलिए हम सेंस को पकड़े, ना कि इन वर्ड्स को पकड़े। हम पकड़ेंगे सेंस को कि मीनिंग क्या कहता है। खा लिया था मतलब खा चुका था, खा लिया है मतलब खा चुका है, और मैंने खाना खा लिया है मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। मतलब जो लिया है हम बोलते हैं ना, खा लिया है, हो लिया है, वरो लिया है, वो सब परफेक्ट में ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। वही बात है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू कभी हुआ हो, अभी हुआ हो, है ना, लेकिन ख़त्म वो फ्यूचर में होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। हम खाना खा चुके होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, वी, उसके बाद वी के साथ में हम विल हैव और शेल हैव दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव भी होती है, और एक और क्या होती है, शेल हैव, ठीक है। शेल हैव के लिए स्पेशली हमें पता है आई और वी हम यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी है सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो विल हैव आ जाएगा, ठीक है। तो हम खाना खा चुके होंगे, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट वी, और वी के साथ में स्पेशली शेल आएगा, तो वी शेल हैव। उसके बाद यही हैज़ हैव अगर आ गया तो थर्ड फॉर्म आनी ही है, यानी कि ईटन और फूड, वी शेल हैव ईटन फूड। ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम खाना खा चुके होंगे, वी शेल हैव ईटन फूड। इसमें भी वही बात हम ध्यान रखें कि ये जो विल हैव और शेल हैव है, ग्रामेटिकली यूज़ करने के लिए हम इन्हें ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, हम वी के साथ में वी विल हैव भी लिख दूंगा, तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन दोनों का जो मेन डिफरेंस अगर वो आप लोग जानना चाहें तो मेन डिफरेंस ये होता है कि जो विल हैव है और जो शेल हैव है, इनमें होता क्या है कि जब कंपल्सन होता है ना, यानी कि कोई काम है जो कोई बोल रहा है कि ऐसा तो होगा ही होगा, या मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, वह ऐसा करेगा ही करेगा। जब ऐसा कंपल्सन होता है ना, जब एम्फेसाइज करते हैं ना किसी सेंटेंस को, तब हम इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि आई और वी के साथ में शेल आता है वैसे तो, लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मार ही दूंगा, तो फिर वी के साथ में शेल ना लगा के हम बोल देंगे वी विल किल यू या आई विल किल यू, ठीक है। वैसे ही के साथ में हम वैसे तो विल लगाएंगे कि ही विल गो देयर, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, तो ही शेल गो देयर ऐसा लगा सकते हैं हम, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रहा हमारा परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने तीनों कैटेगरी पढ़ ली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरीके से हम इन तीनों के सेंटेंसेस बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों लास्ट कैटेगरी हमारी बची हुई थी परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मेन कैटेगरी जो होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसको हम सब कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, लेकिन हमने थोड़ा अलग किया है। हमने जो सब कैटेगरी है उसे मेन कैटेगरी बनाया है, यानी कि हमारे पास अभी लास्ट बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 3 कैटेगरी हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो कि हम लोग अक्सर इन दोनों को सेम करके बैठ जाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस क्या है, मैं आम खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ। तो अगर हमें इस तरीके से कुछ मिलता है कि भाई मैं आम खा रहा हूँ, और अगर मुझे ये कह दिया जाए कि मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, तो हम उसे कंटिन्यूअस से रिलेट करके नहीं बना सकते कि मैं सुबह में आम खा रहा हूँ, दैट इज़ आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग मैंगो, और सुबह से सिंस मॉर्निंग आई एम ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। ऐसा हम नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे टाइम की बात आ जाती है, हमारा टेंस ऑटोमेटिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। यानी कि जब तक इसमें टाइम नहीं है तब तक सारे कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही इसमें टाइम आया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रेजेंट, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस में भी आता है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है विद टाइम गिवन। जब भी टाइम की बात आ जाएगी या टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, 1947 से खेल रहा है, 1948 से खेल रहा है, तो जब अगर टाइम दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग टाइम या यूँ कहें कि जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा, तो उस वक्त हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। तो ये एक तो कन्फ्यूज़न हमें किसी भी हालत में इसको क्रिएट नहीं करना है कि हम कंटिन्यूअस को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस मान के चल रहे हैं ना। अगर हमें दे दिया जाए कि मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग गलत है, क्योंकि जैसे ही टाइम की बात आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है।
दूसरा ये है कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है, और इसकी भी वही खासियत है क्योंकि देखिए आप कंटिन्यूअस है ये भी, और कंटिन्यूअस में हमेशा चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या नॉर्मल कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिक्स है, आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा मेन वर्ब की, ठीक है। तो कितना आसान है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने वाली है क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है सब कुछ, और बस हमें ध्यान रखना है इतनी चीज़ का कि देखिए इस सब में हमें टाइम गिवन है, सुबह से 2 घंटे से, सुबह से, ठीक है। टाइम अगर गिवन है 2 घंटे से 4 घंटे से, 4 बजे से 5 बजे से या ऐसा कुछ, तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको लेते हैं, ना कि कंटिन्यूस में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हमारे सेंटेंस पे कि प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम गिवन, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज़ बीन या हैव बीन, सिंपल है ना। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आएगा या तो हैज़ बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, उसके बाद कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ और ख़त्म, ठीक है। सेंटेंस पे आते हैं, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे है आई के साथ में, वैसे आई तो सिंगुलर है लेकिन हम आप सभी को बताएं आई के साथ में हैव का यूज़ करते हैं, प्लूरल मांगेंगे, ठीक है। तो आई हैव बीन, खा रहा हूँ मीन्स ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से पूरा टेंस चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग, यानी कि कुछ अगर टाइम इनडेफिनेट है तो हम लोग सिंस लगाते हैं, और अगर डेफिनेट है तो फॉर लगाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक तो सिंस होता है और एक फॉर होता है। अगर टाइम डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, सिंस, यानी कि सुबह से शाम से, है ना। डेफिनेट है जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे, 2 दिन से 3 दिन से, यानी कि फिक्स है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, फॉर, ठीक है। ये बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया है, बाकी सिंस फॉर बहुत सारी जगहों पे चेंज हो जाते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। फिलहाल के लिए सिंस मतलब इनडेफिनेट, डेफिनेट है तो फॉर, ओके। सुबह से मतलब कोई सी भी सुबह हो सकती है, आज की सुबह, कल की सुबह, इसलिए सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से आम खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही। अब ही इज़ ईटिंग मैंगो लिख सकते कि वह आम खा रहा है, तो ही इज़ ईटिंग मैंगो, इज़ नहीं लगा सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम गिवन है, वो जब भी टाइम गिवन है वो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, ना कि कंटिन्यूस में, ठीक है। तो ही हैज़ बीन, हैव बीन में से हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो। 2 घंटे से डेफिनेट टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए फॉर 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही है, सुबह से खा रहा है और सुबह से खा रहा था, 2 घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा था, बात वही है, सिर्फ यहाँ पे विद टाइम गिवन। लेकिन इसमें एक आसानी और हमारे लिए हो जाती है कि इसमें भी हमें हैज़ बीन या हैव बीन में डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ता, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, एनी सब्जेक्ट हो, हैड बीन आएगा हमेशा, ठीक है। आ जाते हैं हमारे सेंटेंस पे, हम यानी कि वी सुबह से आम खा रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वी हैड बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वी हैड बीन ईटिंग मैंगो, सुबह से मीन्स सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स सुबह से कर रहा होगा, यानी कि सिर्फ टाइम अगर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। विल या शेल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल या शेल मीन्स अगर आई वी है तो शेल, बाकी है तो विल, और हैव बीन इसमें भी फिक्स है, यानी कि हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। अगर हमारे पास कुछ भी टाइम आ रहा है जिसके साथ में काम कंटिन्यूसली हो रहा है तो हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन कुछ ना कुछ लगेगा फाइनल, ठीक है। यहाँ पे हमें हैज़ बीन या हैव बीन में डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ता फ्यूचर में, क्योंकि विल या शेल के साथ मैंने आपको पहले बताया था हमेशा हैव ही आता है, ठीक है, और हैव कंटिन्यूस है इसलिए हैव बीन। हम सुबह से आम खा रहे होंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग में यहाँ पे विल या शेल आएगा और हम है इसलिए शेल आएगा, वी शेल हैव बीन, ठीक है। वी शेल हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग, वी शेल हैव बीन ईटिंग मैंगो, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ओके। तो एक बार समराइज़ करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हम कर रहे थे। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कोई काम हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन इसमें हमें टाइम दे दिया गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, अगर टाइम नहीं है तो कंटिन्यूस, ठीक है। इसकी
पहचान यही है, रहा है, रहे हैं, लेकिन विद टाइम गिवन। टाइम होगा हमारे पास हैज़ बीन या हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन में से कुछ लगेगा। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी फिक्स रहने वाली है, और उसके बाद में सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, इसमें हम सिंस या फॉर को हम फॉर्मूले में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है टाइम दिया हुआ है तो उसे लगाना ही है ना, सुबह से दिया हुआ है तो लगाना ही पड़ेगा। सिंस या फॉर ये हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, वह 2 घंटे से आम खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 hours। ठीक है, उस तरीके से हमारा पास्ट में भी सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में भी हमारा सेम रहने वाला है। तो ये थी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी। आशा है मुझे कि आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली हमारी 4 कैटेगरीज जो मेन कैटेगरी होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो तो हम कर चुके हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पकड़ते हैं, फिर प्रेजेंट में 4 कैटेगरी पढ़ते हैं, उनके अंदर ये 4 सब कैटेगरीज होती है, लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये हर टेंस में मिलेगी और हर कैटेगरी में मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 4 रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कंटिन्यूअस में भी 4 रहेंगे, परफेक्ट में भी 4 रहेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4 रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मतलब देखिए आप, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो हर किसी में बन सकता है ना पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद निगेटिव की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस भी हर किसी में बन सकता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। इंटेरोगेटिव मीन्स इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना, इंक्वायरी करना। बहुत सारे सीरियल्स में भी आप देखा होगा आपने कि इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं ना किसी मुजरिम को। तो इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि क्या मैं खाना खाता हूँ, तो इंटेरोगेटिव उसमें भी हो सकता है हो। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्वेश्चन भी कर रहे हैं प्लस निगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि ये जो 4 कैटेगरी है ये हर एक टेंस में बन सकती है और हर एक सेंटेंस में बन सकती है। तो इसके लिए हम कुछ अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक से पढ़ने हैं। सिंपल सी बात होती है, जिसको हम याद रख लें तो पूरा सेंटेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से बार बार कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे बात करें अफर्मेटिव की, अब अफर्मेटिव हम किसी भी टेंस का ले लें, किसी भी सेंटेंस का ले लें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट या परफेक्ट कंटिन्यूअस को ले लें। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो भी हमने जितने भी सेंटेंस अभी तक बनाए हैं, अभी तक पढ़े हैं, वो सारे पॉजिटिव ही तो हैं, अफर्मेटिव ही हैं। तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला तो हो गया हमारा यहीं पे ख़त्म। अभी आते हैं हम निगेटिव पे। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने बोला ही ईट्स मैंगो, ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ इतना सा करना होता है। अब ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात नहीं है, ये किसी भी टेंस को ले लो आप, चाहे आप फ्यूचर को ले लो और फ्यूचर इंडेफिनेट को ले लो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस को ले लो। उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना होता है, सेंटेंस हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे कि इसकी बात करें, इसका ये मेन थीम है, ये याद रखें आप लोग कि निगेटिव अगर हमें बनाना है किसी भी टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे टेंस नहीं लिखा, ना ही मैंने उसकी सब कैटेगरी लिखी है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव में जो भी सेंटेंस आप ओरिजिनल बना रहे हो पॉजिटिव, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ, आपका काम हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ही ईट्स मैंगो, ठीक है। अभी हमें इसका निगेटिव बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे पहले। और मैंने आपको बताया था ये जो ईट्स है ये काय से बना है, डज प्लस ईट से बना है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है। ये है डज प्लस ईट, और हमें पता है कि डज प्लस ईट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। यानी कि इसका निगेटिव अगर मैं बनाना चाहूँगा, ठीक है, तो ये जो डज है इसके जस्ट बाद हम नोट लगा देंगे, जैसे कि ही डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है दोस्तों। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया। तो आपको ये रेड लाइन जो मैंने लिखी हुई है ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन करना। किसी को क्वेश्चन करने के लिए हम किस तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। तो वो कोई सा भी सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट का हुआ, पास्ट का हुआ या फ्यूचर का हुआ, इंडेफिनेट का हुआ, कंटिन्यूअस का हुआ, परफेक्ट का हुआ या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा देना है, ठीक है। सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे पास्ट की बात कर लेते हैं, मैंने बोला दे नहीं लिखते हम, दे में फिर डू आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा राम एट मैंगो, राम ने आम खाया, है ना। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और
लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब इस एट में क्या क्या शामिल है बताया था मैंने आपको, डिड प्लस ईट, ये दोनों मिले हैं तब एट बना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देना है हमें उठा के, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड, उसके बाद में बाकी सेंटेंस पीछे सरक जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ना, डिड राम। अब जब इसमें से एट में से डिड निकल गया और आगे रख दिया तो बचा क्या, ईट बचा है। ऐसा नहीं है कि आप डिड राम एट मैंगो रख दें, अब एट नहीं रहेगा क्योंकि एट को मैंने तोड़ा तो डिड प्लस ईट में टूटा, और ये जो डिड है ये आगे रख दिया तो बचा क्या है, ईट है ना, इसलिए डिड राम ईट मैंगो। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को छांट के निकालें और आगे रख दें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्वेश्चन भी कर रहे हैं और निगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या वह वहाँ नहीं जाता है, क्या वह नहीं खेलेगा, ऐसा कुछ है ना। इसमें क्या करते हैं हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम बना रहे हैं, इंट मीन्स इंटरोगेटिव यहाँ पे, तो इंटरोगेटिव जो भी उसका बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगा देना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, कि राम एट मैंगो, इसका इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। जैसे कि इसका इंटरोगेटिव हमने भी बनाया, क्या बना था, डिड राम ईट मैंगो, ये क्वेश्चन बना था हमारे पास इंटरोगेटिव। हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ले लगाते हैं हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नोट लगता है ना। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट, इतना सा हम इसमें करेंगे करेक्शन, हमारा काम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डिड राम ईट मैंगो, क्या राम ने आम खाया। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो इंटरोगेटिव तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, डिड राम नोट ईट मैंगो। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बन गया। इसमें हमने क्वेश्चन भी कर लिया और नोट भी लगा दिया, यानी कि ये जो चार कैटेगरी से ये किसी भी सेंटेंस में बन सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का पॉजिटिव तो रहेगा, निगेटिव हम बना सकते हैं नोट लगा के, क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं और निगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज हमें किसी में भी मिल जाएगी। हमें ध्यान इतना सा रखना होता है, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, इंटरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो इंटरोगेटिव बनाया था उसमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट रख देना। जैसे इंटरोगेटिव क्या बना था, डिड राम ईट मैंगो, इसमें हमें अगर निगेटिव और करना है तो डिड राम नॉट ईट मैंगो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज हर सेंटेंस में बनती है और इसी तरीके से बनती है। चाहे तो आप कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं, उसमें इसी तरीके से आप बनाएंगे तो चारों उसके बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पूरे जो टेंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरीके से टेंस पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने टेंस थोड़े बहुत भी सीखे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि और भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।